हाँ, तो कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहाँ पर आज आप सीखेंगे अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। शेयर का जो चैप्टर है, कंपनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साझेदारी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अगर कोई चैप्टर, कोई यूनिट है तो आपका ये यूनिट 2 है। ठीक है, यहाँ से भी 8 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था साझेदारी के कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, वैसे ही इसमें भी ये इसके 2 चैप्टर हैं, 2 भाग में बटा हुआ है। इन दोनों से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से 8 नंबर के, कौन से 6, कौन से 3 होंगे, थ्योरी कितने नंबर का आएगा, सब बताऊंगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस चैप्टर से थ्योरी भी आता है, इसलिए मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इस चैप्टर के आपको पता होना चाहिए और जो आपको याद करना है। ठीक है, जानते हैं अंश पूंजी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो ये वीडियो है अंश कंपनी का एक थ्योरी का वीडियो, जिसमें हम सभी नियम सिद्धांत को समझेंगे, क्योंकि उसी को समझने के बाद आगे आपसे प्रैक्टिकल बनेगा। तो प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं ना, तो आपको नियम और सिद्धांत पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका एसटीएम सर, ये है हमारा चैनल इंडियस ओएफटी। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी के अंदर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अंश। अंश को इंग्लिश में हम शेयर कहते हैं। ठीक है, कंपनी की पूंजी की प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं, उसी को भाग कहते हैं, उसी को हिस्सा कहते हैं। तो अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा, या उसका एक टुकड़ा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बिस्कुट को अगर मैं इस तरह से 6 या 9 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ, तो इसका बनने वाला एक एक टुकड़ा इस बिस्कुट का क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। ठीक है, उसका हिस्सा कहलाएगा, उसका भाग कहलाएगा। तो इसी तरह से कंपनी की पूंजी का हिस्सा या भाग अंश कहलाता है। तो अंश का मतलब आपको पता होना चाहिए। कंपनी की पूंजी के प्रत्येक इकाई को, कंपनी की जो पूंजी है, कंपनी में जितनी एक कंपनी में जितनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया गया, कंपनी शुरू किया गया है, उस कंपनी की एक एक पूंजी का टुकड़ा, एक एक हिस्सा अंश कहलाता है। ठीक, अंश एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको डिटेल से भी समझेंगे। बस एक छोटा सा हमने इसका एक प्रारूप देखा, समझ लीजिए, एक नाम देखा। अब है अंश के साथ समता अंश। समता अंश को इक्विटी शेयर कहते हैं। समता अंश वे अंश होते हैं जिनको लाभांश के भुगतान तथा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार ना हो। तो समता अंश जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, कंपनी में जो लाभ होगा उसमें से लाभ ही इनका हिस्सा, इनका वेतन, इनका कमीशन है। परंतु लाभ में सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों को हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि ये इनका एक पारिश्रमिक वेतन है। जो इनको देने के बाद ही जो बचा वो समतंश का है, नहीं तो फिर समतंश के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इनको कुछ भी नहीं मिलता। तो इनको लाभ मिलना निश्चित नहीं है, पर पूर्वाधिकार को अंश को लाभ मिलना निश्चित होता है। ठीक, अब पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? वे अंश जिन पर, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लिया जाए। वे अंश जिन पर निश्चित दर से लाभांश के भुगतान की तथा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार रहता है, ये पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों का अंतर समझ में आया? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। इनको लाभ समतन से पहले दिया जाता है। अभी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, इन दोनों का अंतर भी पढ़ना है। ठीक है, स्कंद क्या होता है? स्कंद आप सामान्यतः जानते हैं, स्टॉक इंग्लिश में कहते हैं। तो कंपनी के अंशों का पूरा भुगतान हो जाता है तो इसे स्कंद कहते हैं। अर्थात पूर्णतः चुकता अंश को स्कंद में बदला जा सकता है। ठीक, तो साझेदारी में स्कंद का अलग मतलब था, यहाँ पर अलग मतलब है। ठीक है, अधिकृत पूंजी, कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा जिसमें अधिक पूंजी कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती,
वो अधिकृत पूंजी कहलाती है। ठीक है, बाहरी नॉइज आपको आ सकती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके हमारे वीडियो पे ध्यान दें जो हम आपको समझा रहे हैं। निर्गमित पूंजी क्या होती है? निर्गमित मतलब इशूड पूंजी, इशूज कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को बेचने के लिए जारी किया जा चुका है। निर्गमित का मतलब जारी भी होता है, तो जो जारी किया जा चुका है जनता को बेचने के लिए वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। अब है प्रार्थित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाए उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं। याचिका पूंजी, कंपनी द्वारा वस्तु मंगाई जाती है, यह प्रार्थिक पूंजी का भाग होता है। दत्त पूंजी क्या होती है? वह पूंजी जो अंशधारी द्वारा कंपनी को चुका दी जाती है वह दत्त पूंजी कहलाती है। फिर से पढ़ देता हूँ, वह पूंजी जो अंशधारियों द्वारा कंपनी को चुका दी जाती है उसी को हम दत्त पूंजी कहते हैं, क्योंकि वो चुका दी गई है इसलिए उसको दत्त कहा गया। ठीक। पूंजी संचय, पूंजी संचय क्या होता है तो देखिए, पूंजीगत लाभों में से सृजित किया गया संचय पूंजी संचय कहलाता है। वर्ष में जितने भी लाभ होते हैं उसके कुछ हिस्से को अलग से रखा जाता है, वही पूंजी संचय कहलाता है। सममूल्य, अंश के अंकित मूल्य के बराबर निर्गमन मूल्य हो तो वह सममूल्य कहलाता है। ठीक है। प्रीमियम मूल्य, जब कंपनी अंश अंश का मूल्य अंकित मूल्य से अधिक रखती है तो इसे प्रीमियम मूल्य कहते हैं। ठीक है, यह भी हम डिटेल से समझेंगे। बट्टा मूल्य, जब अंश का निर्गमित मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो उसको बट्टे का मूल्य कहते हैं। अब अति अभिधान, जितने अंशों के लिए कंपनी ने आवेदन मांगे हो उससे अधिक का आवेदन प्राप्त हो जाना अति अभिधान कहलाता है। ठीक है, आगे अल्प अभिधान, जितने अंशों के लिए कंपनी ने आवेदन मांगा हो उससे कम का आवेदन प्राप्त होना अल्प अभिधान कहलाता है। ज़्यादा आवेदन मिल गए तो अति अभिधान कहलाता है। अब है अवशिष्ट याचना। ठीक है, अवशिष्ट याचना क्या होता है? जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर देय याचना राशि का भुगतान कंपनी की नियत तिथि तक नहीं करता तो इसे न चुकाई गई राशि को अवशिष्ट याचना कहते हैं। तो एक ग्राहक जो कंपनी के अंशों की याचना पर मांगी गई राशि का भुगतान नहीं कर पाता निश्चित तिथि तक, उसी राशि को हम अवशिष्ट याचना कहते हैं। अग्रिम याचना, जब कोई अंशधारी देय किसी याचना को आवेदन के आवंटन के साथ निर्धारित तिथि से पूर्व कर देता है ना, तो उसको अग्रिम याचना कहते हैं। तो समय से पहले जो भुगतान कर दे वो अग्रिम याचना कहलाती है, जो ना भुगतान कर पाए वो अवशिष्ट याचना है। अंशों का हरण, जब कोई अंशधारी अंशों पर किसी याचना का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो कंपनी एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे अंशों पर प्राप्त हो चुकी राशि को जब्त कर लेती है, जिसे अंशों का हरण कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई अंशधारी अंशों पर किसी याचना का भुगतान करने में असमर्थ है, वो चुका ही नहीं पा रहा है, तो कंपनी के एक नियम के अनुसार कंपनी इसके अंशों का हरण कर सकती है, जब्त कर सकती है। इसी को जब्त को हरण कहते हैं। अब है अंशों का समर्पण, जब कोई अंशधारी किसी याचना को भुगतान नहीं कर पाता तो वह कंपनी स्वेच्छा से अपने अंशों को कंपनी को लौटा देती है, जिसे अंशों का समर्पण कहते हैं। जब कोई अंशधारी किसी याचना को भुगतान नहीं कर पाता तो वह अपनी स्वेच्छा से अपने अंशों को कंपनी को लौटा देता है, तो वही क्या होता है? अंशों का समर्पण कहलाता है। ठीक है, अब कंपनी की अर्थ और परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, जो कि नेक्स्ट बिंदु में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसका एक सार्वमुद्रा होती है और इसे निरंतर उत्तराधिकारी प्राप्त होता है। अर्थ, साधारणतया कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्गमित अनेक व्यक्तियों के एक संघ से है। कंपनी एक कृत्रिम, अदृश्य एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल विधान की दृष्टि में होता है,
क्योंकि इसका निर्माण विधान द्वारा होता है। इसका अपना पृथक नाम एवं अपने सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित होता है। इसका सार मुद्रा होती है। इसकी पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है जिन्हें अंश कहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डिटेल है। शॉर्ट में आपको याद रखना है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसकी एक सार मुद्रा होती है और इसे निरंतर उत्तराधिकारी प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो कंपनी की एक सामान्य से परिभाषा आशय था। अब कंपनी की स्पष्ट परिभाषा नियम और धारक के साथ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय अधिनियम, अरे यार एक मिनट, हाँ, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 की 1 के अनुसार कंपनी का आशय उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित या पंजीकृत हो, या ऐसी विधान कंपनी से है जिसका निर्माण या पंजीयन इससे पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हो चुका हो। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के 1 के अनुसार कंपनी का आशय उस कंपनी से है। ठीक है, कौन सी कंपनी? उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित हो या पंजीकृत हो, या ऐसी विधान कंपनी हो जिसका निर्माण या पंजीयन इससे पूर्व के कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत हो चुका हो या हुआ हो। ठीक, तो प्रोफेसर हैने ने इसके बारे में कहा है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिससे निरंतर उत्तराधिकारी प्राप्त होता है और इसकी सार्वमुद्रा होती है। मतलब वही जो परिभाषा ऊपर में बताया था उसी को इसने बता दिया। ठीक है, ठीक। दूसरा अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन निर्माणित कंपनी अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कंपनी से है। पूर्ववर्ती कंपनी से हमारा आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्री पिछले कंपनी अधिनियम में से किसी के अधीन हो गई हो। ठीक, अब कंपनी की कुछ मुख्य विशेषता है जो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या विशेषता है देखिए, बताता हूँ। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, सीमित दायित्व है, पृथक अस्तित्व होता है, निरंतर उत्तराधिकारी प्राप्त होते हैं, अंशों का हस्तांतरण होता है, सार्वमुद्रा होती है, अभियोग चलाने का अधिकार होता है, सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये डिसाइड करता है, संपत्ति का स्वामित्व होता है, विधान द्वारा अंत होता है। ठीक है, तो कंपनी एक छोटा शब्द नहीं है, काफ़ी विस्तृत शब्द है। तो कंपनी के बारे में आपको बताना है कि कृत्रिम एक व्यक्ति है जो मतलब खुद से नहीं बन सकता, इसको व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। ठीक, सीमित दायित्व, तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित रहता है। पृथक अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व अंशधारियों से पृथक होता है जबकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। पृथक अस्तित्व होने के कारण ही अपने नाम से अन्य पक्षों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है और अन्य पक्ष भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, निरंतर उत्तराधिकारी का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, तो कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो पागल, दिवालिया या मर चुका है तो उसके उत्तराधिकारी को कंपनी का सदस्य बना लिया जाता है। तो कंपनी को उत्तराधिकारी मिलते रहते हैं। तो ये है कि निरंतर उत्तराधिकारी मिलते रहते हैं, इसका चौथा पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट, अंशों का हरण। तो अंशधारी आसानी से अपनी इच्छा अनुसार अपने अंशों का हस्तांतरण किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं, किंतु निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर उनके अंतर नियमों के अंतर्गत प्रतिबंध होता है। तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि अंशधारी आसानी से अपनी इच्छा के अनुसार अंशों का हस्तांतरण किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समय बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं, किंतु निजी कंपनी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगला सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर का कार्य करती है। इस पर कंपनी का नाम खुदा रहता है, ये लिखा रहता है, और यदि किसी प्रलेख या सार्वमुद्रा के बिना हस्ताक्षर कर दिया जाते हैं तो इसे हस्ताक्षर व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा, कंपनी नहीं। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर का कार्य करती है। सौर मुद्रा कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर का कार्य करती है। इस पर कंपनी का जो नाम है वो लिखा हुआ रहता है। यदि किसी प्रलेख में सौर मुद्रा के बिना हस्ताक्षर किए गए हैं तो जो करेगा उसके लिए उत्तरदायी वो खुद होगा। ठीक है, कंपनी नहीं होगा। अगला, अभियोग चलाने का अधिकार। विधान के अनुसार कंपनी अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है। यह अपने हितों की रक्षा करने के लिए दूसरों पर अभियोग चला सकती है। ठीक, ये कंपनी के बारे में है। सदस्यों की संख्या। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं। आपको याद रखना है, कम से कम 2, अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं प्राइवेट कंपनी में। एक एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम संख्या उनके द्वारा निर्मित अंशों की संख्या द्वारा सीमित होती है। असीमित संपत्ति का स्वामित्व। कंपनी की संपत्ति पर केवल कंपनी का अधिकार होता है। कंपनी के अ, कंपनी के समापन पर कंपनी के समापन पर अथवा किसी सदस्य द्वारा कंपनी छोड़कर जाने पर उसके संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो कंपनी के समापन पर अथवा किसी सदस्य द्वारा कंपनी छोड़कर जाने पर उसे संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, ये याद रखना है। विधान द्वारा अंत। जिस जिस प्रकार कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है उसी प्रकार उसका समापन भी कंपनी अधिनियम में वर्णित विधि द्वारा किया जाता है। इसके लिए समापन के लिए न्यायालय से भी आगे लेनी पड़ती है। तो याद रखना है कंपनी और विधान का अंत कैसे होता है। ठीक, अब कंपनी के कुछ प्रकार बताए गए हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में असीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है। यहाँ पर अंशों द्वारा सीमित कंपनी में आपको पढ़ना है निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। ठीक है, जहाँ पर धारा 2 की 68 और 2 की 71 और 2 की 62 लगती है। ये सब आपको थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेनी है। आपको थोड़ा अंतर याद रख लेना है, क्योंकि 6 नंबर का एक थ्योरी आएगा तो 9 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये थ्योरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अंतर किसका है? निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का। ठीक है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सदस्यों की संख्या। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिक से अधिक 200 होती है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम उनके पूंजी के अंश के अनुसार होता है। ठीक, जनता का आमंत्रण। निजी कंपनी अपने अंशों व ऋणपत्रों की बिक्री के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी इसमें अंशों व ऋणपत्रों की बिक्री के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। अंशों का आवंटन। तो निजी कंपनी सम्मेलन के तुरंत बाद ही अपने अंशों का आवंटन कर सकता है। सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का आवंटन उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त न हो जाए। ठीक, अंतर नियम का निर्माण। निजी कंपनी की दशा में अंतर नियम का बनाना अनिवार्य है ना। निजी कंपनी में अंतर नियम बनाना अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी की दशा में अंतर नियम का बनाना अनिवार्य नहीं होता। इसके अभाव में तालिका अलागू होती है। अब है व्यापार का प्रारंभ। निजी कंपनी समामेलन पत्र प्राप्त होते ही अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी सम्मेलन पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी अपना व्यापार उस समय तक आरंभ नहीं कर सकती जब तक कि उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र न प्राप्त हो जाए। ठीक, वैधानिक सभा। निजी कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाना तथा रजिस्ट्रार के पास वैधानिक रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं है, परंतु सार्वजनिक कंपनी के लिए इसे वैधानिक सभा बुलाना तथा वैधानिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास भेजना अत्यावश्यक है। इसे वैधानिक सभा व्यावसायिक प्रारंभ करने के 6 माह के अंदर बुलाना जरूरी होता है। अंश का हस्तांतरण। निजी कंपनी में अंश का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें किया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक, ऐसे बहुत सारे अंतर हैं। आप लगभग 6 एकदम कंठस्थ 6 ना पढ़ें, 2 एक्स्ट्रा पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ पॉइंट याद ही नहीं आता जबकि आपने पढ़ा बहुत अच्छे से है। तो 8 पढ़ने से या 9 टॉपिक पढ़ने से कम 6 लिखने का पूरी गारंटी रहती है। पर 9 में 9 मतलब 6 नंबर के प्रश्न में 9 मत लिखना, याद रखना। 9 नंबर 6 नंबर का है तो 6 लिखना,
5 नंबर का तो 5 ही पॉइंट लिखना, सबको मत लिख देना। ठीक। अब अंशों के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया गया है। कंपनी को अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे अनेकों व्यक्ति प्रदान करते हैं। अतः सुविधा के लिए पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसे छोटे भागों को अंश कहा जाता है। जो व्यक्ति अंश लेता है उसे अंशधारी कहते हैं। जैसे एक कंपनी की कुल पूंजी 1 लाख रुपए थी तथा वह पूंजी 10,000 अंशों में बटी हुई है, तो कंपनी के एक अंश का मूल्य 10 रुपये होगा। कैसे, वो आपको डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, 1 लाख को अगर आप 10,000 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, सिर्फ 10 बचा। तो 10,000 अंशों में डिवाइडेड है, तो आप 10 का गुणा करके देख लीजिए, तो 10 एक कम 10, बाकी 4 जीरो का आप उतार दो, ये 1 लाख रुपए मिल गया। तो इस तरह से जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, कुल पूंजी 1 लाख चाहिए थी, उसको हमने अंशों में डिवाइड कर दिया। इस तरह से डिवाइड किया गया कि मूल्य काफ़ी कम हो ताकि हर कोई खरीद सके। ठीक है, इसी तरह से बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें बहुत सारी अंश पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे टाटा की हो गई, बजाज की हो गई, जहाँ पर मान लेते हैं 1 लाख नहीं, 10 करोड़ पूंजी की आवश्यकता है। ठीक, तो क्या करेंगे, इकाई, 1 मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर इसको वो 10 लाख से डिवाइड करती है, कितने लाख से, 10 लाख से। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, तो 10 निकला। तो यहाँ पर वो बता सकते हैं कि उन्होंने 10 करोड़ की डिमांड को 10 लाख अंशों में विभाजित कर दिया, जहाँ पर प्रत्येक अंश की कीमत 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये, 100 रुपये। उसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसको अंशों में डिवाइड कर देती है, प्रत्येक अंश का मूल्य निर्धारित करती है। जो व्यक्ति इनके अंशों को खरीदता है वो अंशधारी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर समतांश और पूर्वाधिकार अंश आपको दोनों पढ़ना है। दोनों के लाभ क्या होते हैं, विशेषता क्या होते हैं। तो कुछ आईएमपी आपको बता देता हूँ जो आपको पढ़ना ही है। तो यहाँ पर समता अंशों के लाभ जो है वो आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में ये आते हैं। ठीक, समता अंशों से हानि, ये आप पढ़ सकते हैं, 6 बिंदु पे दिया हुआ है। पूर्वाधिकार अंश के लाभ ये जरूर पढ़ें क्योंकि दोनों के लाभों को पूछा जाता है। इसके बाद पूर्वाधिकार अंश की हानि जैसे समता अंश की हानि थी, ये भी पढ़ लें। अब समता अंश और पूर्वाधिकार में अंतर मैंने बताया था, इन दोनों का अंतर आता ही है, तो थोड़ा सा अंतर पढ़ देता हूँ। समता अंश के बारे में, इन अंशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद प्राप्त होता है, मतलब जो लाभ मिलेगा वो पूर्वाधिकारी अंश को देने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन पूर्वाधिकारी अंश के बारे में लिखा है, इन अंशधारियों को लाभांश समता अंश अधिकारी से पहले मिलता है। ठीक है, तो ये समझ लो, लाभ में पहला है सब पूर्वाधिकार का है, बाद में समता अंश का है। लाभ की दर, तो समता अंश में लाभ की दर घटती बढ़ती रहती है, लेकिन पूर्वाधिकार में लाभ की दर निश्चित रहती है, जिस दर से उनको मिलना है उसी दर से दिया जाता है, भले तुम्हें हानि हो। निश्चित आय, तो समता अंश को निश्चित आय नहीं होता, लाभ हो गया सबको देने के बाद बचा तब इनको इनकम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन पूर्वाधिकारी को निश्चित होता है कितना रुपये उनको देना है। सट्टा, इन अंशों में अधिक सट्टा होता है और इनमें नाम मात्र का सट्टा होता है पूर्वाधिकार में। अंकित मूल्य, इन अंशों का अंकित मूल्य कम होता है और इन अंशों का अंकित मूल्य अधिक रहता है। ये अंश शोधनीय अंश हो सकते हैं, ये शोधनीय अंश नहीं, ये अंश शोधनीय नहीं हो सकते पर ये शोधनीय होते हैं। इन अंशों पर जोखिम अधिक रहता है और इन पर जोखिम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है, ऐसे आप स्कंद और अंश पे अंतर पढ़ सकते हैं। तो ये सभी आपको तैयारी करके रखना है। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके वार्षिक परीक्षा से पहले जो परीक्षा होती है आपके स्कूल में वो आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाकी के प्रैक्टिकल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये था कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी। अभी आपको मैं और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा प्रैक्टिकल बनाने से पहले,
पर मुख्यतः जो थ्योरी का वीडियो बनाना था, थ्योरी बताना था क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, वो बस इतना ही है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। याद करना होगा तो सोते समय कान में ईयरफ़ोन लगा कर के थोड़ी कम आवाज़ में इस वीडियो को चालू रहने देना, ताकि जितने नियम और सिद्धांत मैंने पढ़ा है, अंतर पढ़ा है, वो आपको सुन-सुन के याद हो जाए, ठीक है? तो बाय-बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।